क्या पढ़ा था, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। किसी को आइडिया है कुछ? हाँ, सौम्या, रश्मि, बंटी। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट पढ़ा था क्या, या वो पढ़ना है? प्रोटोजोन प्रोटिस्ट पढ़ना है या पढ़ लिया? पढ़ लिए? बहुत भाई, सही है। चलो फिर ठीक है, इसका मतलब हमारा किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा खत्म, राइट। हम फिजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट पढ़ रहे थे। किंगडम मोनेरा खत्म, किंगडम प्रोटिस्टा खत्म, एनिमल किंगडम भी हम खत्म कर चुके हैं। देन लेट अस गो फॉर किंगडम फंजाई। श्रुति कुमारी ज्वाइन किए हैं आज। चलिए बेटा, किंगडम फंजाई। कुछ लोग फंगी पढ़ते हैं, लेकिन हम फंजाई ही पढ़ते हैं। सबको मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? श्रुति कुमारी बेटा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बताइए, अगर कोई आवाज का इशू है तो बोलिए। चलो स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंजाई। फंजाई या फंगी जो है, जो भी है, इनके बारे में क्या बताऊं मैं, दो या तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन से। सबसे पहली बात, दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फंजाई आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आवाज कट हो रहा है क्या? रुको, रिफ्रेश करता हूं। मेरी आवाज आ रही है? अभी आवाज साफ है ना? कट के तो नहीं आ रही? तो शुरू करें? चलो ठीक है। तो मैंने कहा, किंगडम फंगी में या किंगडम फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर। किंगडम फंजाई इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा। एक्सेप्ट यीस्ट्स। यीस्ट मल्टी सेलुलर फंजाई नहीं होते, बट यीस्ट्स आर यूनिसेल्युलर फंजाई। यीस्ट के अलावा जितने भी हैं, वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे
फंजाई में मेनली या मोस्टली सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है. They mostly perform saprotrophic nutrition. Saprotrophic nutrition क्या है आपको पता है बेटा, 10th क्लास में पढ़ ही चुके हो. ऐसा वाला न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फीड करता है अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर. ऐसे वाले न्यूट्रिशन को हम सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. तो फंजाई आर मोस्टली सैप्रोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन. लेकिन a few show parasitic nutrition as well. हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्लास तो ले ही रहा हूं मैं. ठीक है, ज्यादातर फंजाई में सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होती है, लेकिन कुछ फंजाई ऐसे हैं विच पैरासिटिक न्यूट्रिशन. कहां होते हैं फंजाई, कोई बता सकता है क्या? Where are they found? They are found in almost every habitat. Found in almost every habitat. कहीं भी ये ग्रो हो सकते हैं, लेकिन जिस जगह पर मॉइस्चर हो, अंधेरा हो और हल्की हल्की गर्मी हो, वो जगह इनके लिए परफेक्ट होती है ग्रोथ के लिए. बट they grow well in moist, warm and dark conditions. ठीक है जी. यहां पर देखो तुम बेटा, मैंने कहा ज्यादातर मैं यहां पर एक पॉइंट भूल गया. ऐसे भी है फंजाई, some show symbiotic nutrition. अब ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज दिस सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रहे और दोनों को बेनिफिट मिले. जैसे कि मैं तुम लोग को एग्जांपल बता दूं, एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरियम का नाम है राइजोबियम. ये राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में रहता है. लेग्यूमिनस प्लांट्स इस राइजोबियम को रहने के लिए जगह देते हैं और बदले में ये बैक्टीरिया इस लेग्यूमिनस प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं. एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं. तो प्लांट को राइजोबियम बैक्टीरिया से मिला नाइट्रोजन और राइजोबियम बैक्टीरियम को प्लांट से मिला व्हाट? रहने के लिए घर. ऐसी सिचुएशन को हम बेटा जी सिम्बायोटिक सिचुएशन बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं. राइट. और यहाँ पर बात कर रहे हैं किनकी? जाएगी. कुछ फंजाई सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं. किन के साथ सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन दिखाएंगे?
Some show symbiotic nutrition with roots of higher plants. हायर प्लांट्स मतलब पाइनस, एक बड़ा सा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ट्री है ये, पाइनस ट्री। पाइनस ट्री जैसे प्लांट्स के रूट्स के साथ ये चिपके रहेंगे। पाइनस ट्री को नाइट्रोजन फिक्स करा के देंगे और पाइनस ट्री का रूट इनको रहने के लिए जगह देता है। सॉरी, पाइनस ट्री को वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करेंगे और पाइनस ट्री इनको रहने के लिए जगह देता है रूट्स। ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो ऐसा वाला सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें फंगल हाइफी या फंजाई हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ रहेंगे ना बेटा, ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइजी। माइकोराइजी। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट आर माइकोराइजी, तो आप बोलेंगे माइकोराइजी is a symbiotic association between fungi and roots of higher plants like pinus. आगे भी हम पढ़ाएंगे इस चीज को बेटा, आपको समझाएंगे, ठीक है ना? फिलहाल आप इतना याद रखेंगे, राइट? अब देखो, फंगस की बॉडी को हम माइसीलियम बोलते हैं, फंगल बॉडी। फंगल बॉडी is known as mycelium. Fungal body is known as a mycelium. ठीक, ये माइसीलियम कैसा होगा? आप देखिए बेटा, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे ऐसे। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली अरेंज होंगे, एक बहुत ही खतरनाक टाइप का नेटवर्क बनेगा। इसी नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स को हम क्या बोलेंगे? दिस नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स इज नोन एज माइसीलियम। ऐसे करके दिस इज द फंगल माइसीलियम। इस माइसीलियम में मैंने कहा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये रहा हमारा फंगल mycelium and this fungal mycelium contains thread like structures. अगर हम एक थ्रेड को बाहर निकालेंगे, one thread like structure is known as hypha. क्या बोलेंगे? हाइफा। और बेटा ये हाइफी ना दो टाइप्स के होते हैं, सेप्टेट हाइफी and aseptate hyphae. राइट, मैं फिर से रिपीट करूंगा, फंगस की बॉडी को हम माइसीलियम बोलते हैं बेटा। कभी कभार फंगस की बॉडी को हम थैलस भी बोलते हैं। थैलस का मतलब है ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कुछ भी आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। पुराने जमाने में फंगस की बॉडी को थैलस भी बोला जाता है। It's a thalloid structure in which we cannot differentiate any of the parts. जैसे कि मैं बोलूंगा algae are plants, algae are thalloid plants, मतलब ऐसे plants जिसमें हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे रूट सिस्टम कौन सा है तो शूट सिस्टम कौन सा। लेकिन आजकल यही बोलते हैं कि फंगल बॉडी इज माइसीलियम। इस माइसीलियम में बहुत सारे thousands and thousands of thread like structures होते हैं। उन थ्रेड
लाइक स्ट्रक्चर्स को अपन हाइफा बोलते हैं। हाइफी दो टाइप्स के हो सकते हैं, सेप्टेट हाइफी एंड एसेप्टेट हाइफी। ध्यान रहे, एक फंगल माइसीलियम में या तो सेप्टेट हाइफी होंगे या तो एसेप्टेट हाइफी होंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। A fungal mycelium either has septate hyphae or aseptate hyphae। ठीक है, बंदी है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दिया। इस फिनोमेना का नाम क्या है जहां पर लाइट बैंड होती है बट विदाउट चेंज ऑफ मीडियम। बंटी, रश्मि, श्रुति, सौम्या, हाँ बोलो भाई, विदाउट चेंज ऑफ मीडियम। चले आगे, कोई नहीं बता रहा है। दैट फिनोमेना जो हमने इंट्रोडक्टरी पोर्शन में किया था, दैट वाज डिफ्रैक्शन। ध्यान से देखना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम हाइफी, बेटा हाइफी दो तरह के होते हैं, सेप्टेट हाइफी एंड एसेप्टेट। पहले हम सेप्टेट को बोलेंगे। इधर देखिए, मान लो ये एक सेप्टेट हाइफी, आपस के लिए वो रिफ्लेक्शन नहीं है, दैट इज डिफ्रैक्शन। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज कहीं साइड में भी जा रही होगी, इस दूसरे रूम में भी जा रही होगी, और वो उसका जो प्रोपेगेशन है, दैट प्रोपेगेशन इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन। DIFF डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन फिनोमेना की बात that is due to change of medium। ठीक है, एक मिनट बेटा, एक मिनट में म्यूट कर रहा हूं। आप आंसर टिकी मत कीजिए, आंसर में खुद जी बेटा। तो मैं क्या बोल रहा था, हाइफी दो टाइप्स के होते हैं, सेप्टेट हाइफी एंड एसेप्टेट हाइफी। तो ये जो मैंने यहाँ पर बनाया, दिस इज द सेप्टेट हाइफा। थोड़ा वेट करो, वेट फॉर सम टाइम। और अगर हम एसेप्टेट हाइफा ड्रॉ करें तो एसेप्टेट हाइफा कुछ इस तरह का होगा। What is this? न्यूक्लियस। अब यहां देख सकते हैं बेटा, सेप्टेट हाइफा में न्यूक्लियस के बीच में पार्टीशन है। जितने भी न्यूक्लिय हैं, हर न्यूक्लियस के बीच में पार्टीशन है। पार्टीशन समझते हैं ना, वॉल। ये देखिए, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के बीच में सेपरेशन है, पार्टीशन है। ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के बीच में पार्टीशन है। अगेन दो न्यूक्लिय के बीच में पार्टीशन। इसी पार्टीशन को बेटा जी हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। क्योंकि हाइफा में सेप्टम है, दैट इज व्हाई इस हाइफा को हम सेप्टेट हाइफा बोलेंगे। और सेप्टम होगा कहां पर? दो न्यूक्लिय के, या एक न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस, दो न्यूक्लिय आपस में सेपरेट होंगे बाय मींस ऑफ दिस पार्टीशन। तो सेप्टम है तो आप देखिए बने सेल्स, ये रहा एक सेल, ये रहा दूसरा सेल, ये रहा तीसरा सेल, राइट। तो ऐसा वाला
हाइफा जिसमें सक्सेसिव न्यूक्लिये आपस में सेपरेटेड रहते हैं बाय मीन ऑफ अ सेप्टम। सेप्टम मतलब वॉल, पार्टीशन। ऐसे वाले हाइफा को सेप्टेट हाइफा बोलते हैं। और ऐसे वाले हाइफी जिनमें न्यूक्लियर के एसेप्टेट हाइफी बोलते हैं। तो एसेप्टेट हाइफी मतलब here no partition between successive nuclei, no partition between successive nuclei। एंड सेप्टेट हाइफी में हम लिखेंगे partition between successive nuclei। समझ आई? ठीक है ना जी? ध्यान से सुनना। ये जो सेप्टेट हाइफा है इसको हम थोड़ा सा ना जूम करके यहाँ पर ड्रॉ कर पार्ट को हल्का सा हम जूम इन करेंगे। ये वाले पार्ट को हेयर। एक मिनट, इंटरनेट बैठ गया था, मैंने मोबाइल नेट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी आवाज आ रही है ना? मोबाइल नेट लगा दिया। हाँ जी बेटा, और एम आई ऑडिबल नाउ? तो देखते जाओ। तो मैंने क्या बोला, इस वाले पार्ट को सेप्टेट हाइफा के इस जो मैंने रेड से सर्कल किया है इस पार्ट को हम करेंगे जूम। देखिए
देखिए बेटा, तो कैसा क्या समझ आ रहा है तुमको? ये जो सेल्स है, ये जो न्यूक्लिय है, न्यूक्लिय के बीच में पार्टीशन। सर मैं मोबाइल नेट कनेक्ट कर रहा हूं, न्यूक्लिय के बीच में पार्टीशन, राइट। और आप देख सकते हैं बेटा, हर एक सेप्टम के सेंटर में एक पोर है ना, पोर, ये these are the pores in the centers of septa, सिंगुलर सेप्टम, प्लूरल सेप्टा, ठीक है ना। ये पोर्स क्यों होते हैं? सिंपल सी बात है, ये पोर्स एक सेल से दूसरी सेल तक मटेरियल्स लाने के लिए होंगे, है कि नहीं? मटेरियल्स का एक्सचेंज कराने के लिए ये पोर्स होते हैं। एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स। वहां भी होती है, इसलिए कंफ्यूजन का चक्कर डालो। रिफ्रैक्शन यहाँ रे ऑप्टिक्स में बढ़ते हैं, मीडियम चेंज होने के बाद इंडिविजुअल सेल्स के बीच में, ये वाली सेल और ये वाली सेल के बीच में साइटोप्लाज्म में क्या एक्सचेंज होगा, वो इसी पोर के थ्रू एक्सचेंज होगा, जो पोर सेप्टम के सेंटर में होगा, राइट। वन मोर थिंग बेटा, जो सेल्स हैं, सेल्स ही तो हैं ये, क्या सेप्टेट हाइफा में तो सेल्स ही होते हैं। सेल्स का जो वॉल है, सेल वॉल, ये सेल वॉल किस चीज का बना होगा, याद रखिए, सेल वॉल इन फंजाई। जैसे मैंने तुम लोग को पढ़ाया था, बैक्टीरियल सेल्स का सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का, प्लांट सेल्स का सेल वॉल बना रहता है सेलुलोज का, लेकिन सेल वॉल इन केस ऑफ फंजाई is composed of chitin, CHITIN। बेटा जी, काइटिन का दूसरा नाम भी, it is also known as fungal cellulose, ठीक है। अब ये काइटिन है क्या, मैंने लिखा फंगल सेलुलोज, इसका मतलब सेलुलोज की तरह ये भी एक पॉलीसेकेराइड ही है, सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है और काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है। समझ रहे हैं बात? तो क्या सीखा हमने, फंगल बॉडी को हम फंगल माइसीलियम बोलते हैं। ये फंगल माइसीलियम बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का बना होता है, उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, the thread like structures are known as hyphae, singular hypha, plural hyphae, ठीक है। हाइफी दो टाइप्स के हो सकते हैं, क्या क्या, एसेप्टेट हाइफा एंड सेप्टेट हाइफा, ठीक है। अगर मैंने कहा सेप्टेट हाइफा, तो इसका मतलब न्यूक्लिय के बीच में पार्टीशन है। ये पार्टीशन क्या है भाई, सेल वॉल है, नथिंग एल्स। इस पार्टीशन को, इस सेल वॉल को यहाँ पर सेप्टम बोलते हैं। अगर न्यूक्लिय के बीच में पार्टीशन नहीं रहा तो हाइफी को हम एसेप्टेट हाइफी बोलेंगे, ठीक है। सेल वॉल, फंगल सेल वॉल जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड, द नेम ऑफ दैट पॉलीसेकेराइड इज काइटिन। और सेप्टेट हाइफा का जो सेप्टम है, सेप्टम के सेंटर में बेटा जी एक पोर होता है, द पोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द सक्सेसिव सेल्स। ये कहानी है, ये सीन है, राइट। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो पूछ।
वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड हेयर, एक अच्छा पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिए। एसेप्टेट हाइफा देखिए बेटा, इसमें आप देख सकते हैं एक बहुत सारे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कोई भी पार्टीशन नहीं है बीच में। क्या आपको ये एक सिंगल सेल लग रहा है? इट लुक्स लाइक अ सिंगल सेल, लेकिन एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस। मैं पूछ रहा हूं कुछ तुम लोग से, क्या पूछा मैंने पूछा क्या एसेप्टेट हाइफा आपको एक सिंगल सेल जैसा लग रहा है? ये जो एसेप्टेट हाइफा है, क्या आपको ये एक सिंगल सेल जैसा लग रहा है बेटा? हाँ, लेकिन ये भी सही बात है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, अब देख लो 1 2 3 4 5, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना बेटा, एसेप्टेट हाइफा मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, मल्टी न्यूक्लिएट है ना। एसेप्टेट हाइफा मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। जब भी मैंने बार बार तुम लोगों को बोला है, जब भी मल्टी न्यूक्लिएट पॉइंट आएगा, वर्ड आएगा, उसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, क्या? सिंकाइशियल। तो हम बोल सकते हैं एसेप्टेड हाइफा इज सिंकाइशियल इन नेचर, या फंजाई के केस में सिंकाइशियल नहीं बोलते, सीनोसाइट बोलते, सीनोसाइटिक। अभी नोट डाउन ज्यादा करना, समझना, क्वेश्चन कोई भी बच्चे, ठीक है। तो एसेप्टेड हाइफा मल्टी न्यूक्लिएट होता है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट को हम सीनोसाइटिक स्ट्रक्चर भी लिखते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट को हम सिंकाइशियल भी बोलते हैं, लेकिन सिंकाइशियल वर्ड ज्यादातर हम यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स, सीनोसाइटिक यूज करते हैं इन केस ऑफ फंजाई, राइट। बेटा जी आप एक काम करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए। राम के पास रॉड है ना, तो रॉड की लेंथ क्या कहलाएगी? रॉड लेंथ। और अगर राम के पास वेव, हाँ, बंटी, रश्मि, श्रुति कुमारी, नया बच्चा हमारे साथ ज्वाइन किया है, मनीष पॉल, बेटा आपको आवाज आ रही है? अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको नोट बनाने में आसान पड़ जाएगा। आप बेटा मुझे मैसेज भी कर सकते हो मनीष। तो आगे बढ़े हम। सौम्या तुम्हारा इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा क्या? कैंसर टू रियल हो जाओगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या समझे बोलो? समझ में तो नहीं आ गया? समझ में तो नहीं आ गया भाई? समझ में तो नहीं आया? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? आ गई। अब देखो, कैंसर और रेयर का लोचा ही बड़ा अजीब है, इतना भी ध्यान से नहीं हम बोलेंगे। क्या होता है पहले नोट डाउन कर लो, रिप्रोडक्शन इन फंजाई तो समझ गया। अब अपने पे जाके देखो तुम्हें समझ में आया कि नहीं। राम तो कुछ है ही। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, फंजाई में बेटा 3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। याद रखें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है, और फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बहुत सारे मेथड से। सबसे पहला मेथड फ्रैगमेंटेशन, सबसे इजी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें कुछ नहीं होता, जो फंगस का माइसीलियम है,
मैंने आपको बताया फंगल बॉडी को माइसीलियम बोलते हैं। अगर फंगल माइसीलियम से एक या दो या तीन हाइफी कट भी गए, हाइफी जो फंगल माइसीलियम से कटेंगे वही हाइफी ग्रो होके मैच्योर होके एक नया वाला फंगस बना देंगे, राइट। तो मैंने कहा ब्रोकन cut pieces of fungal mycelium grow into a new mycelium. ठीक है, सिंपल सा मेथड है ये। दूसरा मेथड बेटा फिशन। स्पीड कम ज्यादा होगी तो रेयर और डेंसर बोलेंगे। फिशन, फिशन वाला मेथड सिर्फ यूनिसेल्युलर फंजाई में होता है। इट ऑकर्स इन यूनिसेल्युलर फंजाई, ठीक है। और अभी अभी मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द फंजाई मल्टीसेल्युलर होते हैं, केवल यीस्ट यूनिसेल्युलर होते हैं। तो फिशन ऑकर्स इन यूनिसेल्युलर फंजाई, दैट इज विच यूनिसेल्युलर फंजाई? यीस्ट। फिशन में क्या होता है, अगर एक यीस्ट सेल है, यूनिसेल्युलर सेल है ये, सिंगल सेल, इस यीस्ट सेल का जब फिशन होगा, विच फिशन? बाइनरी फिशन, it will divide into two daughter cells, simply दो daughter cells में divide हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। फिशन सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्युलर फंजाई में होता है। फिशन इज एब्सेंट इन मल्टीसेल्युलर फंजाई। तो सिंपलेस्ट मतलब ये हुआ कि the light is getting entrance that is absent in multicellular fungi, ठीक है। इसके बाद बडिंग भी होगा, क्योंकि मीडियम की जरूरत ही नहीं है। अगर हमने इसे मीडियम दे दिया तो नाराज हो जाएगी लाइट, लेकिन साउंड को अगर मीडियम दे दिया वो भी ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल जितना बेटा जी बडिंग भी कर सकते हैं उतना फंजाई, बडिंग भी यूनिसेल्युलर फंजाई लाइक यीस्ट में ही देखा जाता है। इट इज सीन इन यीस्ट। फ्लक्चुएटिंग वाइब्रेटिंग मीडियम है, इसका मतलब साउंड आसानी से ट्रैवल करेगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट में म्यूट कर रहा हूँ, आवाज बंद कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। जैसे ही वाटर के अंदर जाएगा तो वाटर के अंदर जाते ही इसकी वेवलेंथ हो जाएगी कम, ऐसे बात। और जैसे ये वाटर के अंदर जाएगी ना तो इसकी वेवलेंथ हो जाएगी। एक मिनट बेटा।
हाँ हेलो, कहाँ थे हम? बर्डिंग के पास। मैंने कहा बेटा बर्डिंग भी यीस्ट में ही होता है, तो यीस्ट में बर्डिंग कैसे हो रहा है? देखो, ये मान लो यीस्ट सेल है, इस यीस्ट सेल के ऊपर एक छोटा सा बल्ब प्रोड्यूस होता है, एक छोटा सा आउटग्रोथ। आप देख सकते हो बेटा, आउटग्रोथ जैसा प्रोड्यूस हुआ। इस आउटग्रोथ को हम बड बोलते हैं। धीरे धीरे यही बड, यही आउटग्रोथ ना बड़ा हो जाता है, लाइक दिस। ठीक है, आउटग्रोथ जब बड़ा हो गया तो अल्टीमेटली जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस भी डिवाइड होके थोड़ा सा पार्ट इस बड के अंदर आ जाता है, लाइक दिस। देख लीजिए बेटा, न्यूक्लियस डिवाइड होके इस बड के अंदर भी आ रहा है, एंड फाइनली जब ये बड इतना बड़ा हो जाएगा कि पेरेंट सेल जो था वो इसका वेट बर्दाश्त ना कर सके, तो ये बड पेरेंट सेल से डिटैच हो जाता है। ये देखिए डिटैच हो गया, डिटैच्ड बड। यही डिटैच्ड बड बाद में ग्रो होके एक न्यू यीस्ट सेल बनाएगा। ठीक है ना? अब देखो, यीस्ट में बडिंग भी होता है, यीस्ट में फिशन भी होता है। वो वाला यीस्ट जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फिशन से होगा, वो वाले यीस्ट को फिशन यीस्ट बोलते हैं। और वो वाला यीस्ट जिसमें बडिंग हुआ, वो वाला यीस्ट जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बडिंग से हुआ, वो वाले यीस्ट को हम बडिंग यीस्ट बोलते हैं। जैसे ही तुमने उसको हटा के साउंड सोर्स को दूसरा साउंड सोर्स लगाया तो अब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि साउंड जब निकलता है, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो जल्दी से। पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल का वाइब्रेशन अगर मेरे वोकल कॉर्ड में हो रहा है तो वोकल कॉर्ड से पार्टिकल वाइब्रेट करके साउंड देगी। हाँ, बंटी स्क्रीनशॉट हो गया, रश्मि हो गया, श्रुति बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मनीष पॉल आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन लिख दीजिए। मनीष तुम मैसेज भी कर सकते हो मुझे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तीसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है, तीसरा नहीं चौथा। कौन सा? क्लामाइडोस्पोर्स। क्लामाइडोस्पोर्स क्या है? क्लामाइडोस्पोर्स मैं कुछ लिखने वाला हूं उनके बारे में। दे आर थिक वॉल्ड, black, multinucleate। लाइट के अपन बचपन में पढ़े थे, वो कहता है thick walled, black, multinucleate। फ्रीक्वेंसी से अगर कर दें तो मेरे पास resting spokes। मेरे पास क्या बन जाती है स्पीड? तो तुम बताओ, मैं ऐसा कह सकता हूँ v इज इक्वल टू फॉर्म लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। अब इन फिनोमेना में फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, अगर इन फिनोमेना में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है one or many places in the hyper। अब एक बात बताओ, साउंड को मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए? मीडियम लेते खुश हो जाएगा, साउंड के दुखी हो जाएगा।
देखो भाई, मान लो ये एक फंगल माइसीलियम है, ये रहा इस फंगल माइसीलियम का हाइफा। मान लो ये दूसरा हाइफा है, चलो मान लो ये तीसरा हाइफा है, ये एक फंगल माइसीलियम है। अब मुझे बताओ, इस फंगल माइसीलियम में जो मैंने हाइफी बनाए हैं, क्या ये हाइफी सेप्टेट है? क्या ये सेप्टेट है? यस, ये एक सेप्टेट हाइफा वाला फंगल माइसीलियम है। ठीक है जी। तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि इस हाइफा में, किस माइसीलियम की किसी भी हाइफा में कुछ सेल्स जमा होकर एक मल्टी न्यूक्लिएट स्पोर बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। और लाइट की स्पीड यहाँ पे कम है, जो भी है लाइट तो स्पीड कम है। तो जहाँ स्पीड कम होती है वो मीडियम कैसा बोला जाता है? जहाँ स्पीड ज्यादा होती है वो मीडियम कैसा बोला जाता है? रेयर। आधे बच्चों को जिनको तुम फिजिक्स पढ़ा रहे हो उनसे पूछ लेना, आधी रात में जाके ये बताओ, लाइट वाटर एंड एयर में कौन डेंस है? लेकिन झट से बोलेगा, क्योंकि उसे ना केमिस्ट्री वाला थोड़ा सा लुकआउट रहता है उसके लिए। वो सोचता है वो सारी चीजें बहुत ज्यादा गाढ़ी टाइप की होती है, कॉन्सेंट्रेटेड होती है, कभी डेंसिटी ज्यादा है। फिजिक्स ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स कहता है तो वही चीज हमारी रेयर है जिसके अंदर स्पीड ज्यादा होती है। अब साउंड ध्यान से देखिए, मान लो तो वाटर साउंड के लिए ये यहाँ पर पूरा वॉल, थिक वॉल बन गया। यहाँ पर पूरा थिक वॉल बन गया। यहाँ पर पूरा थिक वॉल बन गया। ये जो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स बने, देख सकते हो एक माइसीलियम में बहुत सारे बन गए। हाँ, एक भी बन सकता है, बहुत सारे भी बन सकते हैं। यही थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स जो कि मल्टी न्यूक्लियर है। आप देख सकते हो बेटा, इसमें 2 न्यूक्लियस है, इसमें भी 2 न्यूक्लियस, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यही थिक वॉल्ड मल्टी न्यूक्लियर रेस्टिंग स्पोर्स, मतलब ये कोई काम वाम नहीं करते, ये रेस्ट करते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं क्लामाइडोस्पोर्स। क्लामाइडोस्पोर्स। अगर बाकी फंगल माइसीलियम खत्म भी होगा, मर भी जाएगा, लेकिन ये क्लामाइडोस्पोर्स नहीं मरेंगे, क्योंकि इनके पास बेटा थिक वॉल है। ये खतरनाक हार्मफुल कंडीशंस से बचने के लिए ही अपने ऊपर थिक वॉल बनाते हैं। समझ रहे? इज इट ओके? बेटा जी, क्लामाइडोस्पोर्स बहुत सारे फंजाई में बनते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हम लिखेंगे। क्लामाइडोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन फंजाई लाइक राइजोपस। एक फंगस का नाम है ये राइजोपस। म्यूकर, यूस्टिलेगो, ये कुछ फंजाई हैं जिनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय मींस ऑफ ब्लैक कलर्ड थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स व्हिच आर नोन एज क्लामाइडोस्पोर्स। फिफ्थ मेथड देखिए, ओइडिया। Oidea. What are these oidea? They are thin. यो क्लामाइडोस्पोर्स थिक वॉल्ड थे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ they are thin spores इन दोनों मीडियम में से कौन सा डेंसर है तो उसका ही बताते हैं केमिस्ट्री लुकआउट से।
लेकिन वो फिजिक्स में They are thin word spores formed in chains जैसे किसी अज्ञानी आदमी से पूछो ये पानी और एयर में कौन डेंसिटी ज्यादा रखता है on the hyphae. हाइफी में चेन्स में बनेंगे, लेकिन ये थिन वॉर्ड स्पोर्स होंगे. But they are formed in excess of sugar, water अब देखो ये तो माइक्रोस्कोपिक and salts. ऐसी जाती होगी अंदर ऐसे करें, लेकिन हम इसे कुछ फंजाई में थिन वॉर्ड स्पोर्स बनेंगे, चेन्स में बनेंगे, बट इनके बनने के लिए कंडीशन चाहिए. क्या कंडीशन? शुगर भी मीडियम में एक्सेस में होना चाहिए, सॉल्ट्स एक्सेस में होने चाहिए और वाटर एक्सेस में होने चाहिए. जब ये तीनों चीजें एक्सेस में मिलेंगी मीडियम में, जिस मीडियम में फंगस ग्रो कर रहा है, तब जाके उस फंगस के माइसीलियम में चेन्स ऑफ स्पोर्स बनेंगे, थिन वॉर्ड स्पोर्स. उन्हीं थिन वॉर्ड स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? ओइडिया. ओइडिया का दूसरा नाम भी है, दे आर आल्सो नोन एज आर्थ्रोस्पोर्स. आर्थ्रोस्पोर्स. एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं. कहां पर बनेंगे, किन में बनेंगे? म्यूकर. म्यूकर ऊपर भी लिखा हमने. म्यूकर में क्लामाइडोस्पोर्स भी बनते हैं एंड म्यूकर में ओइडिया भी बनते हैं. One more point to be noted, chlamydospores usually बनते हैं during unfavorable conditions. During unfavorable conditions. Right. लेकिन ओइडिया अनफेवरेबल कंडीशंस में नहीं बनते. अगर ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते तब इनके पास भी थिक वॉल होता, इनके पास थिन वॉल होता है. ये जैसे ही बनते हैं तुरंत मैच्योर हो जाते हैं. ये बनने के बाद बहुत देर तक रेस्ट करते हैं, तभी इनको रेस्टिंग स्पोर बोला जाता है. कितनी देर तक रेस्ट करेंगे? जब तक कंडीशंस बेटा फेवरेबल नहीं बनेंगे, जब तक एनवायरनमेंट में कंडीशंस इनके लायक नहीं बनेंगे, तब तक ये कुछ नहीं करेंगे, तब तक ये इनएक्टिव रहेंगे. जैसे ही इनको लगा कि नहीं जी अब कंडीशंस हमारे लायक हैं, अब बाहर ठंड नहीं है, टेम्परेचर ऑप्टिमम है, कंडीशंस बिल्कुल सही है, तब ये जर्मिनेट होके नया वाला फंगल माइसीलियम बना देंगे. इनके पास कंडीशन ये है कि इनके पास वॉल थिन होता है, जैसे ही बने तुरंत मैच्योर जर्मिनेट होके नया वाला फंगल माइसीलियम बना देंगे. ठीक है बेटा. अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो. हाँ पानी. For light, हाँ. water is denser. Water is denser for water. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. Here, here. समझ में आ गई बात? हाँ जी. इसके बाद हम बात करेंगे फंजाई के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगला पॉइंट लिख रहे हैं. Asexual reproduction in fungi. In refraction or reflection, in refraction or reflection, there is change of frequency. बहुत बड़ी बात है, भले लिखिए ना आगे, बहुत बड़ी बात है भाई. ये अच्छे को पता तो होती है लेकिन समझ नहीं आती. भाया भाया जानते हो? भाया भाया मतलब भाई, भाया तो समझ में नहीं आती. अच्छा
in refraction there is asexual reproduction बेटा फंजाई में भी स्पोर से ही होता है, लेकिन कौन से स्पोर्स? wavelength asexual reproduction occurs by means of zoospores. corresponding speed. Asexual reproduction occurs in fungi by means of In aplanospores. reflection, there is Asexual reproduction in fungi occurs by in means of reflection, there conidia. is no change of ठीक है जी। speed. तीन चीजें मैंने बोली, And the zoospore, aplanospore and गद्दारी और धोखेबाजी कौन नहीं करता? conidia. रिफ्लेक्शन। लेकिन कौन धोखेबाजी करता है? रिफ्रैक्शन। लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ कोई क्यों नहीं करता? तो फ्रीक्वेंसी बहुत ही खतरनाक चीज है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ ऑक्सीलेशन पे चलती है, वाइब्रेशन पे आधारित है। वाइब्रेशन चेंज होंगे, सोर्स बदलेगा, तो सोर्स के बदलते ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा zoospore। बोलो, समझ में नहीं आई? हाँ जी, बहुत सही, लिख लो इतना। तो zoospores, they are thin-walled. Thin-walled हाँ सर, एकदम सही, लिख लो जल्दी, डन करो। फिर तो मैं बताऊं व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सुना तो बहुतों ने, समझा नहीं, देखा नहीं, फील नहीं कर पाए। They are ये फिजिक्स है मेरे भाई। यूनिफ्लैजिलेट और बाइफ्लैजिलेट। मैं ये समझाऊंगा। यूनिफ्लैजिलेट कई बार सुना होता है ना, और बाइफ्लैजिलेट। एक ही बात बोलता है। अच्छा बेटा, फिजिक्स में इमेजिनेशन बहुत होती है, इमेजिन बहुत करना होता है। देखो अगेन मान लेते हैं ये एक फंगल माइसीलियम है, ठीक बात है भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये इस फंगल माइसीलियम की हाइफी है। हम भाई कम से कम इतना समझ सके कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रियल मीनिंग क्या है, ये समझना है। ठीक है, तो अपन समझते भाई साहब, समझते नहीं। ये देखो, चलो भाई, मान लेते हैं ये एक फंगल माइसीलियम है, और इस फंगल माइसीलियम में हमने फंगल हाइफी को दिखा दिया। रिफ्रैक्टिव, थैंक यू भाई प्रभात, मुझे ये बताने के लिए कि मजा आ रहा है क्लास में, बहुत बढ़िया, मुझे भी मजा आ रहा है पढ़ाने में। रिफ्रैक्टिव ठीक है, इंडेक्स, ये देखो अचानक से पैरामीटर होता एक है। हाइफा मॉडिफाई होकर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया, और इसे ऑप्टिक्स में क्यों यूज करना पड़ा, देखते हैं। कोई हाइफा मॉडिफाई हुआ और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। बेटा इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम ज़ूस्पोरांजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वो जो सिंबल है वो या तो ऐसे बनता है, जिसको म्यू कहते हैं। इसी ज़ूस्पोरांजियम के और अंदर या फिर ऐसे बहुत बनता सारे है, जिसको छोटे N छोटे भी कहते हैं। तो बहुत कुछ सारे standard छोटे books छोटे में N से होता है, और कुछ और स्टैंडर्ड हो या बाइफ्लैजिलेट मतलब जिनके पास दो फ्लैजिला हो, या यूनिफ्लैजिलेट स्पोर्स बनेंगे जिनको हम ज़ूस्पोर्स बोलते हैं। मतलब ज़ूस्पोर आप देखोगे या तो ऐसा होगा जिसके पास दो फ्लैजिला है, और या तो ऐसा होगा। ये रहा बाइफ्लैजिलेट, और ये रहा यूनिफ्लैजिलेट और लालू। अब इन 5 बच्चों का हमें चाहिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बाइफ्लैजिलेट के पास दो स्पोर्स, इनके
कहाँ जाना है तुमको बंटी क्लास छोड़ के? तो पहला बात है हाँ कहाँ जाना है? अरे क्लास से इम्पोर्टेंट काम कोई होता है क्या? जाओ। बायफ्लैजिलेट स्पोर और यूनिफ्लैजिलेट स्पोर में फर्क क्या है? बायफ्लैजिलेट स्पोर के पास 2 फ्लैजिला है और यूनिफ्लैजिलेट स्पोर के पास 1 फ्लैजिला है। और मैंने ऊपर पहले ही बोला दे आर थिन वॉल्ड। और बनते कहाँ पर है? एक सैक के अंदर। ये सैक कहाँ से बनता है? सैक एक मॉडिफाइड हाइफा ऑफ द माइसीलियम है। इस सैक का नाम है ज़ूस्पोरंथियम। ये जो मैंने ऊपर लिखा ना वर्ड बेटा थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड का मतलब ये अनफेवरेबल कंडीशंस में नहीं बनेंगे। एज सून एज दे आर फॉर्म, जैसे ही बनेंगे तो तुरंत इनका मैचुरेशन होगा क्योंकि इनके पास वॉल थिन है। अगर ये थिन वॉल्ड स्पोर ना ज्यादा टाइम तक जिंदा रहना चाहता है, अगर ये थिन वॉल्ड स्पोर चाहता है कि मैं मरूं ना, मेरी जनरेशन खत्म नहीं हो, तो तब उसको जल्दी से जल्दी क्या जर्मिनेट होना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन ज्यादा है। थिक वॉल्ड स्पोर अगर बहुत देर तक रहेगा, इसमें वॉल थिक होती है, वो अपने थिक वॉल से हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से बच सकता है। लेकिन इसके पास थिन वॉल है, इसलिए जरूरी है इसके लिए जैसे ही बने तुरंत जर्मिनेट होके नया वाला फंगल माइसीलियम बने। समझ रहे हो? तो आप यहाँ देखेंगे ज़ूस्पोर्स लाइट के साथ भी कुछ जर्मिनेट कि लाइट के लिए उसकी प्रॉपर्टी देखने के लिए सबसे नीचे जो हमने रखा वो रखा वैक्यूम और कहा कि बताओ as soon as वैक्यूम को अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दे दिया जाए एयर के साथ, तो अगर इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जल्दी से बना और जल्दी से जर्मिनेट होने के बाद नया वाला फंगल माइसीलियम बना दो। राइट आया कि वो मैं दूंगा ठीक है जी 4/3 और ग्लास को कितना दूंगा? हम बात करेंगे एप्लानोस्पोर्स के बारे में। इसमें तो रिमेंबर होने चाहिए, ये तो हमें याद रखने। अर्थिन तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? रेंजिन आती है भाई, टॉलिन आती है और भी लिक्विड आते हैं। ठीक है, चाहे तो थिन वॉल्ड लिक्विड स्पोर्स हो, पाम ये ऑयल, नॉन मोटाइल ऑयल, कोई भी ऑयल हो, यानी जो ट्रांसपेरेंट है जिनसे लाइट। अब ये नॉन मोटाइल क्या मतलब है? नॉन मोटाइल का मतलब जो मूव नहीं कर सकते। तो क्या स्पोर्स मूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजिला है। यहाँ पर आप लिख सकते हो दे आर मोटाइल। इंडेक्स मोटाइल न्यूमेरिकल वैल्यू और एप्लानोस्पोर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस स्पोर से क्या है? दे आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब प्रॉपर्टीज, दे लैक फ्लैजिला। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इनके पास भाई फ्लैजिला नहीं होते इन दैट मीडियम। ठीक है जी, दैट मीडियम तो जब लाइट गुजरेगी तो लाइट के गुजरते ही इसकी प्रॉपर्टी कैसे अगेन बनते कैसे हैं? अगर ये एक फंगल माइसीलियम और ये रहा फंगल माइसीलियम का बहुत सारा हाइफी, दूसरे वाले दूसरे वाले भी ऐसे नहीं, वो बात तो क्या है, वो वीडियो ऑफ करने ठीक है। मैसेज किया वीडियो ऑफ करने, वीडियो ऑन करने कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे बोले उससे क्या। तो बिल्कुल हमने पहले की तरह यहाँ पर एक फंगल माइसीलियम ड्रॉ किया, कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर हमने फंगल माइसीलियम ड्रॉ किया, उसी की तरह फंगल माइसीलियम ड्रॉ किया। अब देखो अगेन इस फंगल माइसीलियम का कोई हाइफा थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। इस मॉडिफाइड हाइफा को हम एप्लानोस्पोरांजियम बोलेंगे। एप्लानो बार-बार कोई डिफिकल्ट चीज तो स्पोरांजियम इन्वॉल्व करने के लिए इसी एप्लानोस्पोरांजियम के अंदर और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत सारे म्यू और एन से बताते हैं।
जिससे हमें ये पता लग जाता है प्लानोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे, लेकिन इन स्पोर्स और ज़ूस्पोर्स में फर्क क्या है बेटा? इनमें फ्लैजेला नहीं है, ये नॉन मोटाइल है। यही स्पोर्स बेटा बाहर आने वाले हैं बाद में, जब ये प्लानोस्पोरेंजियम फटेगा, टाइम आने पर जब ये फटेगा, टाइम आने पर ज़ूस्पोरेंजियम भी फटता है, रप्चर होता है। जब फटेगा तब ये सारे स्पोर्स बनते हैं, बाहर आने के बाद ये जर्मिनेट होते हैं, एंड जर्मिनेशन के बाद ये नया फंगल माइसीलियम बनाते हैं। ठीक है जी। तो प्लानोस्पोर्स, they are again thin walled spores, but they are non-motile. इनके बारे में खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये भी जर्मिनेट बहुत जल्दी होते हैं। They germinate very quickly as soon as they are मैं हमेशा कहूंगा कि RI इतना दिया गया है, बनेगा और जल्दी से जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट होने के बाद नया वाला फंगल माइसीलियम बना दिया। RI is ARI प्लानोस्पोर और ज़ूस्पोर में फर्क देखिए बेटा। ज़ूस्पोर्स आर मोटाइल एंड absolute मोटाइल क्योंकि उनके पास फ्लैजेला है। प्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल क्योंकि उनके पास फ्लैजेला नहीं। जर्मिनेशन दोनों का क्विकली होता है, क्यों? क्योंकि दोनों थिन वॉल्ड हैं। उनके पास उतना प्रोटेक्शन ही नहीं है कि ये जर्मिनेट होने के लिए वेट करें, राइट? अब बात आती है तीसरे टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, जिसका नाम है कोनिडिया। ठीक है जी, कोनिडिया। तो ARI का मतलब है to measure कोनिडिया आर अगेन any medium non-motile thick walled spores, एयर और वैक्यूम। अगर हम पानी को एयर के साथ देखें, thick walled, ओलिव ऑयल को एयर के साथ देखें, ग्लास को एयर के साथ देखें, या फिर बेंजीन और किसी भी सॉलिड या किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम को एयर के साथ देखें, तो हमेशा ARI है। मतलब एयर के रिस्पेक्ट में कोई मेजर हो रही है तो वो ARI है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिविटी। इनसाइड क्लोज्ड सैक, इस क्लोज्ड सैक के अंदर नहीं बनेगा। फिर कैसे बनेगा? देखिए बेटा, मान लीजिए ये फंगल माइसीलियम, ये रहा फंगल माइसीलियम का हाइफा, ठीक है। अपने का इसका मतलब क्या? जैसे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अचानक से फंगल माइसीलियम का हाइफा ब्रेक होगा, इंटरचेंज ऑफ स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, यही चेंज ऑफ स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, कोई सैक वैक नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो, प्लानोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स दोनों सैक के अंदर बने ना, दैट इज व्हाई प्लानोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स को हम एंडोजीनियस स्पोर्स बोलते हैं। एंडो मतलब अंदर, एंडोजीनियस स्पोर्स कौन से? दोनों, प्लानोस्पोर्स एज वेल एज ज़ूस्पोर्स आर एंडोजीनियस स्पोर्स। लेकिन ये किसी सैक के अंदर बने, सीधा का सीधा फंगल माइसीलियम का हाइफा छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर्स में ब्रेक हुआ। ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स ना थिन वॉल्ड और हैं, सॉरी थिक वॉल्ड और नॉन मोटाइल। ये बहुत देर तक रह सकते हैं क्योंकि थिक वॉल्ड है, ये क्विकली जर्मिनेट नहीं होते, दे आर नॉट जर्मिनेटेड क्विक। कभी तुमको अगर होगा होगे तो वेरी गुड, नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं, नॉट जर्मिनेटेड। ऐसे लिखी होगी म्यू, अभी तुम उनके पास समझ जाना थिक वॉल वाला ओनली म्यू लिखी है तो डेंसर ऊपर है। और ऐसे वाले स्पोर्स जो किसी सैक के अंदर नहीं बने, डायरेक्टली फंगल माइसीलियम के ऊपर फंगल माइसीलियम के हाइफा का फ्रैगमेंटेशन, फंगल माइसीलियम के हाइफा का ब्रेकडाउन करने से, ऐसे वाले स्पोर्स को बेटा बोलते हैं एक्सोजीनियस स्पोर्स। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूं सैक से बाहर बने, तो कोनिडिया आर एक्सोजीनियस spores, while as planospores and zoospores are endogenous spores.
एक आध एग्जाम्पल भी डाल देते हैं। अब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी-कभी Zoo score की बात करें न्यू ऑफ टू तो विद zoo रिस्पेक्ट टू scores बहुत कभी सारे कभी ऐसे पंजाबी लिख बनते न्यू ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू सब एक ही शब्द है। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं लेकिन अगर ये सैकड़ों वाकई लैंगड़ा ऐसा है और ये वाकई रेयर है, इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, तो अगर कोई लाइट इसमें आ रही होगी तो डेंसर में नियर द नॉर्मल चली जाएगी, तो यहाँ अगर इसकी स्पीड v1 है, यहाँ v2 है, और एप्लानोस्पोर्स भी काफी सारे फंजाई में बनते ऐसा हैं कहूंगा लाइक म्यू राइजोपस एंड is ल्यूकर। equal to mu tensor upon mu rarer is equal to lambda upon lambda। बताओ ऊपर लैम्डा रेयर का आना चाहिए कि डेंसर का? और कोनिडिया भी बहुत सारे स्पोर्स में बनते हैं न्यूमरेटर में लाइक लैम्डा एस्परजिलस। रेयर का आना चाहिए कि डेंसर का? डेंसर का नहीं। इस म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है? ज्यादा। इस एस्परजिलस म्यू की डी बात की वैल्यू करते हमेशा हैं डेंसर से क्या होगी? ज्यादा। तो जब तुम डिवाइड करोगे म्यू डी को म्यू आर तो 1 से ग्रेटर आएगा। बताओ, अगर कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो रेयर में स्क्रीनशॉट लेके ज्यादा डन होती करो। है, डेंसर में कम होती है। तो जो ज्यादा वेवलेंथ है वो ऊपर आनी चाहिए और जो कम वेवलेंथ Any है वो doubt? नीचे आनी चाहिए। जिससे रश्मि, ऐसा ना श्रुति हो कुमारी, जाए कि मनीष 2 by पॉल, 1 करोगे तो 2 आ बेटा जाएगा, जी। लेकिन 1 by 2 करोगे तो 0.5 आएगा। तो 0.5 तो कभी होगा ही नहीं ना म्यू। तो हमेशा चीजें 1 से ग्रेटर अगर आनी चाहिए। डाउट है तो 1 से बता दो, greater नहीं तो आने स्क्रीनशॉट के लिए लेके कितना डन चलता है? करो। हाँ मनीष जितना बेटा। ज्यादा म्यू होता है लैम्डा उतनी कम होता है। तो यहाँ उल्टा होता है, ये ऐसे भी होता है। कोई डाउट नहीं है ना? वेलोसिटी स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? तो ऊपर कौन सा आना चाहिए म्यू निकालेंगे? आगे बढ़े हम। रेयर आना चाहिए लैम्डा और स्पीड भी कितनी आनी चाहिए? रेयर। हाँ मनीष, रश्मि आगे बढ़े बेटा। स्पीड ज्यादा होती है, वेवलेंथ भी रेयर में ज्यादा होती है, तो ज्यादा अपॉन कम की वैल्यू डिवाइड करोगे तो 1 से ग्रेटर आएगी और म्यू वास्तव में 1 से ग्रेटर होता है। एक 2013 में न्यूमेरिकल आया था, 2013-14 में एक न्यूमेरिकल आया था ऑप्टिक्स। उसमें आईआईटी में जाओगे तो लिखा था मेटा मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? तो देखो ये हाइपोथेटिकल था, कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव नहीं होते। इसके बाद मेटा मटेरियल से बात हाइपोथेटिकल मटेरियल है। आईआईटी कभी ये नहीं चाहती कि तुम्हारे अंदर जो लगा हुआ है, तुम्हारे अंदर जो छुपा हुआ है वही तुम मुझे बताओ। कभी कभी वो अपनी तरफ से फैक्ट देती है और फैक्ट के आधार पर हम लोगों को बताना पड़ता है इसका ग्राफ कैसा होगा। उसने कहा कि मान लो इन फ्यूचर कोई मेटा मटेरियल्स आते हैं और रे ऑप्टिक्स में उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव माना जाए, तो ये जो ग्राफ है स्नेल्स लॉ का, ये ग्राफ किस नेचर का हो जाएगा? तो इन चीजों को हम बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन अभी एआरआई का मतलब समझो कि अगर एआरआई निकालना हो सेक्सुअल तो रिप्रोडक्शन हमें वेवलेंथ मिल जाएगी तो बेटा जी, निकाल सकते सेक्सुअल हैं, रिप्रोडक्शन फंजाई स्पीड में मिल जाएगी तो भी निकाल सकते हैं, 3 और स्टेजेस दोनों में मीडियम्स कंप्लीट का व्यू मिल जाएगा तो भी। पहला स्टेज क्लियर हुई ये बात? इट इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेजेस, 3 फेजेस। चलो First ये phase पूरी is कहानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब आरआरआई है तो Last आरआरआई में में क्या एयर हट जाएगी, कोई और आ जाएगा, तो वो सारा कुछ तुम रीअसेंबल कर लोगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? प्लाज्मोगैमी क्या है? प्लाज्मोगैमी इधर देखिए, एकदम। मान लीजिए बेटा एक डीपीपी लेके तैयार सेक्स रखो। सेल मिला, एट एनी फंगल कॉस्ट सेक्स सेल। डीपीपी अगर हार्ड कॉपी मिल जाए तो उसे ले लो और उन हार्ड कॉपी डीपीपी से जो पढ़ने सेक्स का सेल मजा को होगा गैमेट भी वो बोल मैं सकते बता रहा हूँ, लिटरली वो बहुत ही बढ़िया होगा। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम वो अगर बहुत ही ज्यादा हैं। ये रहा यूज करें, दूसरा तो सेक्स। किसी भी कॉस्ट पर लीडर से बोल के डीपीपी ले ही लो हार्ड कॉपी, क्योंकि और सॉफ्ट कॉपी की डीपीपी मुझे सिर्फ स्क्रीन पे देखने का काम करवाएगी, पढ़ने का काम नहीं करवाएगी। ये भी गैमेट भाई समझ में तो नहीं आ गया? ठीक है ना? जब ये सेक्स सेल्स फ्यूज होंगे, गैमेट्स फ्यूज अब लो होंगे, क्वेश्चन लो। ऑब्वियसली एक गैमेट मेल जैसा गैमेट होगा, दूसरा गैमेट फीमेल जैसा गैमेट होगा। तो जब ये गैमेट्स, ये सेक्स सेल्स फ्यूज होंगे, इनका फ्यूजन कुछ इस तरह होगा। 5500 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन भी ऐसा बनाना जो वीडियो
रेडिएशन के अंदर ही है, बाहर में क्या चला लिखा मैंने? जाएगा। सिर्फ इन सेल्स का ना साइटोप्लाज्म फ्यूज, And न्यूक्लियस फ्यूज ही नहीं हुआ, न्यूक्लियस अभी भी इंटैक्ट है। ऐसा वाला फ्यूजन सेल्स का जिसमें केवल साइटोप्लाज्म फ्यूज हो, न्यूक्लियस फ्यूज ही नहीं हो। refractive index of This fusion of cytoplasm of the cells without the fusion of the nucleus is known as plasmogamy. लार्टर मीडियम, प्लाज्मोगैमी क्या है? बाद वाले मीडियम का फ्यूजन if ऑफ first one is साइटोप्लाज्म, वैक्यूम, या मैं लिखूं फ्यूजन ऑफ अगर पहला वाला वैक्यूम है तो दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बताओ भाई साहब? of cells without nuclear fusion. Nuclear fusion नहीं हो रहा। ठीक है जी, इस फ्यूजन को हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। तुम देख सकते हो जब न्यूक्लियर फ्यूज ही नहीं हुए तो सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस आएंगे? 2 न्यूक्लियस। दैट इज व्हाई इस प्लाज्मोगैमी को हम दूसरा नाम भी देते हैं। क्या? प्लाज्मोगैमी इज आल्सो नोन एज डाई। डाई माने 2, कैरियन, कैरियन माने न्यूक्लियस, डाई कैरियोटाइजेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल बनेगा, फ्यूजन के बाद सेल बनेगा, लेकिन ये सेल डायरेक्टली जाइगोट नहीं होगा बेटा। ये सेल एक 2 न्यूक्लियस वाला सेल होगा। इस 2 न्यूक्लियस वाले सेल को हम डाइकैरियोटिक सेल बोलेंगे। डाइकैरियोटिक सेल, और ये बनेगा by the process of plasmogamy. Therefore प्लाज्मोगैमी को हम डाइकैरियोटाइजेशन भी बोलेंगे। प्लस आपको यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी याद रखना है। क्या? जो गैमीट्स है ना, सेक्स सेल्स, फ्यूजिंग सेक्स सेल्स, ये एक जैसे नहीं होंगे बेटा। एक गैमीट को प्लस बोलेंगे, दूसरे गैमेट को माइनस गैमेट। याद रखना, फंजाई में हम मेल और फीमेल नहीं बोल सकते। जैसे एनिमल्स और प्लांट्स में हम मेल प्लांट फीमेल प्लांट बोलते हैं, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर। ह्यूमंस में, एनिमल्स में भी मेल एनिमल फीमेल। फंजाई में ऐसा नहीं होता। एक फंगल माइसीडियम को हम मेल माइसीडियम और फीमेल माइसीडियम बोल ही नहीं सकते। क्यों? ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा। मेल माइसीडियम, फीमेल माइसीडियम, हाँ मेल और फीमेल के बदले में प्लस और माइनस बोलते हैं। प्लस इज रिगार्डेड एज मेल, माइनस इज रिगार्डेड एज फीमेल। यही प्लस और माइनस गैमेट्स, प्लस और माइनस सेक्स सेल्स जब फ्यूज होंगे, इनका फ्यूजन होगा प्लाज्मोगैमी के तरीके से। सिर्फ इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा। तो एक 2 न्यूक्लियस वाला सेल बनेगा, इस 2 न्यूक्लियस वाले सेल अब आएगा दूसरा सवाल। लो आ रहा है क्या वॉइस? बेटा मेरा वॉइस लो क्यों आ रहा है? मैंने तो वॉइस 100% वॉल्यूम पे रखा है, 100% वॉल्यूम पे रखा है बेटा। शायद मैंने धीरे बोला होगा। तो क्या मैंने कहा? प्लस गैमीट और माइनस गैमीट, प्लस सेक्स सेल और माइनस। बेटा ये अगली क्लास में अगले टीचर पढ़ा रहे हैं, उनका तो आएगा ही ना। एक मिनट, अभी थोड़ा फर्क पड़ा, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अब ज्यादा तो आएगा ही ऑब्वियसली। तो मेरी आवाज तुम लोग को आ नहीं रही है? मेरी आवाज समझ नहीं आ रही? अरे मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना? तुम मेरी आवाज के ऊपर कंसंट्रेट करो ना। अब ठीक है। अच्छा, ये दरवाजा खुला था इसीलिए, चलो कोई नहीं। तो क्या मैंने कहा? प्लस सेक्स सेल और माइनस सेक्स सेल, प्लस गैमीट और माइनस गैमीट। फंजाई में हम मेल और फीमेल नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा। फिलहाल तुम ये मान लो, जो प्लस गैमीट होगा ये मेल गैमीट के जैसा होगा, जैसा हायर एनिमल्स में मेल गैमीट होता है, और माइनस गैमीट को मान लो तुम फीमेल गैमीट।
ये दोनों गैमीट्स जब फ्यूज होंगे, ये पूरी तरह से फ्यूज नहीं, इनका सिर्फ प्रोटोप्लाज्म ही फ्यूज होगा। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने से एक 2 न्यूक्लियस वाला सेल बनेगा। इस 2 न्यूक्लियस वाले सेल को हम डाइकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन को हम प्लाज्मोगैमी। अब आएगा दूसरा स्टेज। दूसरा स्टेज है बेटा कैरियोगैमी। क्या? कैरियोगैमी। तो कैरियोगैमी में क्या होगा, ये 2 न्यूक्लिय आपस में फ्यूज होंगे। जब 2 न्यूक्लिय फ्यूज होंगे तो एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा। पहले तो ये हैप्लॉयड ही न्यूक्लियस थे, अब दोनों न्यूक्लिय फ्यूज हुए तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना। इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस को बेटा जी बोलेंगे सिनकैरियन। और ये पूरा का पूरा सेल अब बना जाइगोट। ठीक है, फिर आएगा तीसरा स्टेज, एंड दैट थर्ड स्टेज इज मियोसिस। अब इसी जाइगोट का होगा मियोसिस, और मियोसिस इस जाइगोट को कन्वर्ट कर देगा इनटू हैप्लॉइड सेल्स। इन्हीं हैप्लॉइड सेल्स को बेटा हम बोलते हैं स्पोर्स। लेकिन याद रखिए, जो स्पोर्स मियोसिस से बनेंगे, इन स्पोर्स को हम मियोस्पोर्स बोलते हैं। मियोस्पोर्स, ठीक है। बट इससे पहले हमने ज़ूस्पोर पढ़ा, एप्लानोस्पोर पढ़ा और कोनिडिया पढ़ा। वो मियोसिस से नहीं बनते, वो माइटोसिस से बनते हैं। उन स्पोर्स को हम माइटोस्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोस्पोर्स। माइटोस्पोर्स में कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यही मियोस्पोर्स ही कराते हैं। ऐसे वाले स्पोर्स जो बनते हैं बिकॉज ऑफ मियोसिस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंक्शन में 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। प्लाज्मोगैमी, इट इज जस्ट द फ्यूजन ऑफ प्लस एंड माइनस सेक्स सेल, लेकिन उनका फ्यूजन कैसे? ओनली द प्रोटोप्लाज्म। फिर कैरियोगैमी, प्लस और माइनस सेल जो फ्यूज हुआ, जब उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ तो न्यूक्लियर 2 रहे थे, उन 2 न्यूक्लियर का फ्यूजन तो कैरियोगैमी। कैरियोगैमी से जाइगोट बनेगा, फिर इस जाइगोट का मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, व्हिच आर नोन एज स्पोर्स, मियोस्पोर्स। फिर यही स्पोर्स जर्मिनेट होके नया वाला फंगल अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे मेथड से होती है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आज के लिए इतना काफी, ठीक है। और अपरेंट डेप्थ जो है तो दोनों अलग अलग है। इस फिशरमैन को तो यही पे सब लोग स्क्रीनशॉट लिए? मनीष पाल, तुम स्क्रीनशॉट लिए बेटा? एग्जैक्टली यहाँ पर है। हाँ, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बेटा, बाय, थैंक यू। आप क्लास छोड़ सकते हो।